हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। अब हम आगे उसका इंटॉक्सिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले हमने इंटॉक्सिकेशन पढ़ा था उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करने हैं इस वीडियो में। उसके बाद उससे पहले हमने स्टिफाइलोकोकस का इन्फेक्शन पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बैसिलस सीरीसिस का इंटॉक्सिकेशन पढ़ेंगे। डिफरेंस मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इन्फेक्शन और यहाँ पे आपका आता है इंटॉक्सिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्फेक्शन में क्या आएगा? when you consume the live microorganism, जब आप यहाँ live microorganism को कंज्यूम करते हो, इंजेस्ट करते हो, तो उससे होता है इन्फेक्शन। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है? यहाँ पे जो हम टॉक्सिन्स इंजेस्ट करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। तो ये जब हम टॉक्सिन इंजेस्ट कर लेते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के साथ हमने डील कर लिया है, इन्फेक्शन का पूरा फंडा हम पढ़ चुके हैं। इंटॉक्सिकेशन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था स्टिफाइलोकोकस का इन्फेक्शन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैसिलस सीरीसिस का इन्फेक्शन। सो आई होप आपको ये दोनों टर्म में जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे बैसिलस सीरीसिस को कंटिन्यू करते हैं, मतलब यहाँ पर हम इंटॉक्सिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैसिलस सीरीसिस का इंटॉक्सिकेशन है वो भी किसकी वजह से होता है? जब हम लाइव, यहाँ पे नॉट लाइव, सॉरी, टॉक्सिन को, जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को जब हम खा लेते हैं तो उससे क्या होता है? बैसिलस सीरीसिस का इन्फेक्शन यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर हम दोबारा से पढ़ते हैं बैसिलस सीरीसिस का। ये एक फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है जो किसकी वजह से होता है? विच इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन्स, जो मैंने आपको बताए थे, जो टॉक्सिन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे बैसिलस सीरीसिस जो आपके टॉक्सिन प्रोड्यूस के, सपोज करो आपने इसको क्या लिया, एक वेजिटेबल खा रहे हो आप, रो वेजिटेबल, ठीक है, तो वहां पर किसका इन्फेक्शन है? बैसिलस सीरीसिस का है। ठीक है, इसने क्या करा? एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज करे, या आप टॉक्सिन भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या करे? एंटेरोटॉक्सिन्स को रिलीज किया, और ये एंटेरोटॉक्सिन आपने खा लिया, ये आपने इंजेस्ट कर लिया, तो इससे क्या हुआ? आपकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन हो गया। इंजेक्शन के बाद क्या हो गया? आपकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन होता है। तो ये होता है इंटॉक्सिकेशन का प्रोसेस। जब आपने क्या करा, कोई भी, मान लो बैसिलस सीरीसिस है, इसकी कोई भी स्ट्रेन है, उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया एंड यू इंजेस्ट दैट टॉक्सिन, जो कि आपकी बॉडी में क्या करता है? हार्म करता है। तो यहां पर क्या है? आपके बैसिलस सीरीसिस भी एक इंटॉक्सिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास, यहाँ पे दो एंटेरोटॉक्सिन है, एक तो 2 डायरिल एंटेरोटॉक्सिन आएगा, एक तो हिमोलाइसिन बीएल एंटेरोटॉक्सिन आएगा, एक नॉन हिमोलिटिक एंटेरोटॉक्सिन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एमेटिक टॉक्सिन। तो ये आपके टॉक्सिन के टाइप है जो कि बैसिलस सीरीसिस जो है वो रिलीज करता है। अब बैसिलस सीरीसिस के यहाँ पर ये आपको जनरली कहाँ मिलते हैं? ठीक है, स्प्रेड किससे होते हैं? जब भी आप कंटामिनेटेड फूड खा लेते हो, स्पेशली आप जब प्लांट फूड्स को कंज्यूम करते हो, उससे आपके बैसिलस सीरीसिस के चांसेस इन्फेक्शन के ज्यादा रहते हैं। दूसरा, मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स को जब आप कंज्यूम करते हो कंटामिनेटेड, उससे भी इंटॉक्सिकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सपोज आपने क्या करा, मिल्क है आपके पास, ठीक है, वो एक्सपायर्ड मिल्क है और वो रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रखा हुआ है, तो क्या वो खराब नहीं होगा? खराब होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास? इंटॉक्सिकेशन, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल अटैक हो जाएगा, बैक्टीरिया वो सर्वाइव करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और उसके बाद जो वहां पे टॉक्सिन रिलीज होंगे, सपोज करो यहाँ पे बैसिलस का ही टॉक्सिन उन्होंने रिलीज किया और आपने वो मिल्क को पी लिया, भला आपने गर्म करके पिया हो, तो वो टॉक्सिन वहां पे एक्टिव रहता है। बैक्टीरिया मर गया, बट अगर आपका टॉक्सिन है वहां पे, वो पहले ही खराब हो चुका है, लेकिन टॉक्सिन वहां पे आपका रह गया है, तो वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाके इलनेस कोज कर सकता है। तो यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना है। दूसरा, जैसे सीरियल प्रोडक्ट्स, राइस, स्पाइसेस, मैश्ड पोटैटो, हर्ब, वेजिटेबल, मिन्स्ड मीट, क्रीम, मिल्क, पडिंग, ये सब आपका किससे होता है? ये सब में बैसिलस सीरीसिस का इन्फेक्शन जनरली देखने को मिलता है। नाउ सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले एमेटिक सिंड्रोम। ठीक है, एमेटिक सिंड्रोम जो है, जब आप एमेटिक टॉक्सिन्स को इंजेस्ट कर लेते हो, उससे क्या होता है? एमेटिक सिंड्रोम हो सकता है।
ना एमेटिक सिंड्रोम में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और कई बार डायरिया भी देखने को मिलता है जब भी आप कोई कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, मेनली आपका राइस पास्ता बेस्ड फूड से आता है एमेटिक टॉक्सिन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डायरिया सिंड्रोम। डायरिया में आपके पास जनरली यहाँ पे प्रोफ्यूज डायरिया होता है, मतलब बहुत वाटरी स्टूल आता है। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं। उसके बाद टेनिसमस, मतलब आपका रेयरली वॉमिटिंग रहती है। और कब होता है ये, कब स्टार्ट हो जाता है, जब आपने फूड को खाया उसके 8 to 16 आवर्स पे ये स्टार्ट हो जाता है। फीवर नहीं आता है लेकिन आपका डायरिया बहुत ज्यादा आता है, तभी इसको डायरिया सिंड्रोम बोला गया है। व्हेन यू कंज्यूम द बैसिलस, हम कौन सा पढ़ रहे हैं स्पीशीज, बैसिलस सिरिसिस की जो हम स्पीशीज है, अगर ये कंटामिनेटेड फूड में है तो इससे ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम कंटामिनेटेड फूड को प्रिवेंट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका हाइजीन का मेन फैक्टर आता है। ठीक है, जब भी आप किसी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले GHP रूल्स फॉलो होते हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में जितने भी यहाँ पे रोल होते हैं GHP GLP के, GHP GMP और GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ये सभी इनके जो रूल्स होते हैं, ये सारी जो आपके नॉर्म्स हैं वो सब फॉलो किए जाते हैं, ताकि आपका जो फूड है वो कंटामिनेशन ना हो उसमें, साथ ही साथ वो क्या रहे, सेफ रहे फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको प्रिवेंशन बताना हो किसी भी इंफेक्शन का, इंटॉक्सिकेशन का, तो आपको सबसे फर्स्ट चीज क्या करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरा, प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए यहाँ पे फूड की। दूसरा, हमें क्या करना है, फूड को लो टेम्परेचर पे रखना है। जैसे हम मिल्क को फ्रिज में डाल देते हैं, ठीक है, आप अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को सब किसमें, लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, बैक्टीरियल किलिंग हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन आता है क्लोस्ट्रिडियम परफेनिजेंस का। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम परफेनिजेंस ये आपका कहाँ पे इफेक्ट करता है जनरली, ये पहले आपका मिलता कहाँ है, सॉइल में, डस्ट में, वाटर, सीवेज, मरीन सेडिमेंट्स, डीकेइंग मटेरियल, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ये सर्वाइव करता है कहाँ पर, आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन में, और मिलता कहाँ पर है, सॉइल, डस्ट, वाटर, सीवेज, सेडिमेंट्स, ये सब क्या है, यहाँ पे इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ह्यूमन एंड एनिमल फेसेस, एबिटोर्स, सीवेज एंड फ्लाइज में। ठीक है, एबिटोर्स जनरली आपके पोल्ट्री, जहां पे, ठीक है, पोल्ट्री का जो शेड बना होता है जिसमें आपके पास ये हेंस, चिकन्स वगैरह रहते हैं, उसको हम एबिटोर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपका क्लोस्ट्रिडियम परफेनिजन का जो इन्फेक्शन है, ये क्या है, अगर ये स्पोर फॉर्म करता है, ठीक है, स्पोर जनरली फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्पोर क्या है, आपके जर्मिनेट करते हैं और वो बॉडी में जाके मल्टीप्लाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। तो क्लोस्ट्रिडियम परफेनिजेंस है, इसका इंटॉक्सिकेशन का कारण क्या है, क्लोस्ट्रिडियम जो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन दैट इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ एंटेरोटॉक्सिजेनिक क्लोस्ट्रिडियम परफेनिजेंस टाइप ए एंड टाइप सी और डी, ये इसके स्ट्रेन्स है, जिसकी वजह से इन स्ट्रेन्स में हाईली इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन सी फूड से हमारा क्लोस्ट्रिडियम का इन्फेक्शन होता है, यहाँ पर सबसे पहले रेड मीट्स, चिकन, फिश, पोर्क, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। देखिए, बताया ना मैंने आपको, अगर आप ज्यादातर जितने भी आपके इंटॉक्सिकेशन है, इन्फेक्शन है, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, व्हेन यू कंज्यूम द कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट। अब कंटामिनेटेड में भी देखो, अब आप जो घर में खाना खाते हो वो तो कुक्ड होता है, प्रॉपरली कुक्ड होता है, बॉइल्ड होता है, कुक्ड होता है, बट जो आपके रो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट प्रोडक्ट हो गया, आपके सी फूड्स हो गए, ये जनरली लोग रो कंज्यूम करते हैं, और रो कंज्यूम के बाद अगर इफ दे प्रॉपरली कुक्ड देम, तो उसके बाद भी देयर इज हाई चांसेस ऑफ कंटामिनेशन और देयर इज हाई चांसेस ऑफ द इलनेस। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप मीट, सी फूड या
कोई भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट खा रहे हो तो उसको प्रॉपर क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए, प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, बॉइलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कुकिंग होना चाहिए, ताकि वहां पे जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब किल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर अब हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का पढ़ रहे हैं, तो वो क्या रहते हैं आपके पास, हीट रेजिस्टेंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ये सब आपको याद इतना रखना नहीं है क्योंकि आपका होम साइंस में इतना ज्यादा नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग या माइक्रोबायोम में ये सब चीजें आती हैं। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आपका ये सारी चीजें कोज कर रहा है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने हैं और यहाँ पे कौन कौन से फूड इन्वॉल्व है और कैसे हम इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहां से इन्फेक्शन फैलता है, स्लॉटरिंग एनिमल से, जब एनिमल की किलिंग करते हो वहां से ये इन्फेक्शन आता है। कंटामिनेशन मीट से, ठीक है, या कंटामिनेटेड कंटेनर्स है, हैंडलर्स है, डस्ट वाटर, अगर आप अच्छे से हैंडलिंग नहीं कर रहे हो, अगर अच्छे से आप मीट प्रोडक्ट की या फिर सी प्रोडक्ट की आप हैंडलिंग नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। उसके बाद सबसे ज्यादा क्रॉस कंटामिनेशन किचन में, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। सिम्टम्स क्या है इसके, नोजिया, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स, प्रोनाउंस्ड डायरिया, वॉमिटिंग रेयर है लेकिन इलनेस जो है 1 से 2 दिन तक जहां पर रहती है, किसकी, आपकी बैसिलस सीरियसिस की, सॉरी नॉट बैसिलस सीरियसिस, क्लोस्ट्रीडियम परफेनिजेंस, ठीक है। अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, अगेन वही है, सब में सेम स्टेप्स, प्रॉपर कुकिंग करना है, फ्रेश फूड खाना है, अच्छे से वॉशिंग और सैनिटेशन होना चाहिए। ये अगेन कौन सी में आ गया, आपका हाइजीन वाले पॉइंट में आ गया, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, प्रॉपर फूड जो है वो कुक होना चाहिए, हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए, कूलिंग करनी चाहिए फूड की, अच्छे से स्टोरेज करनी चाहिए और स्टोरेज के साथ साथ क्या करना है, रीहीटिंग करनी है कोल्ड कुक्ड फूड की भी बिफोर द कंजप्शन। लेफ्ट ओवर्स जो है उनकी स्टोरेज अच्छे से करनी है और साथ साथ इनका डिस्पोजल भी अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है, इनसे हम इन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है सबसे मेन इंटॉक्सिकेशन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इंटॉक्सिकेशन में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का इंटॉक्सिकेशन। ये भी क्या है, कहां से रिलीज होता है, ये भी आपके ये भी क्या रिलीज करते हैं, एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रेन्स है जो कि आपको स्ट्रेन्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द स्ट्रेन्स क्योंकि इसमें अलग अलग स्ट्रेन्स आते हैं, जैसे आपका ABEFG, ठीक है, ये सारे स्ट्रेन्स है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे टॉक्सिन है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसमें C और D में, ठीक है, C और D सबसे ज्यादा आपका डेंजरस होता है। टाइप E जो स्ट्रेन है वो नॉन प्रोटीलिटिक होता है, दूसरे सारे कौन से होते हैं, प्रोटीलिटिक, मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, जो आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ठीक है, वो यहाँ पे सर्वाइव कैसे करता है, हाईली टॉक्सिक होता है, हीट लेबाइल होता है, एल्कलाइन पीएच पे अनस्टेबल रहता है। देखिए अनस्टेबल कहां पे रहता है, एल्कलाइन पीएच पे, लेकिन एल्कलाइन कहां पर आता है आपका 7 पे, बट 7 से नीचे क्या है, ये स्टेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास बोटुलिज्म जो टॉक्सिन है, सबसे ज्यादा लीथल पॉइजन है, ठीक है, सबसे ज्यादा कोर्स आपका इलनेस कोर्स करता है, ठीक है। आपकी लीथल डोज कितनी है, एडल्ट में 10 माइक्रोग्राम, तो ये सबसे ज्यादा डेथ भी कोर्स हो सकती है इससे, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट इसका क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम सबसे ज्यादा इंटॉक्सिकेंट है, सबसे ज्यादा हार्मफुल इंटॉक्सिकेंट है ना। अब इसमें फूड कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, स्पॉइल्ड कैंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो जो भी आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का इन्फेक्शन होगा वो आपका सबसे ज्यादा मिलता है कैंड फूड्स में, ठीक है, वेदर इट इज मीट प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ सी प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेनली आपका जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है वो सबसे ज्यादा आपका कैंड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैन प्रोडक्ट्स में आपका कंटामिनेटेड होगा, जैसे मान लो मीट है, ठीक है, आपने प्रॉपर कैनिंग नहीं करी, प्रॉपर हीटिंग नहीं करी, तो कंटामिनेशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैंड मीट हो गया, हैम्स हो गया, बैकन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, ये ज्यादा इन्फेक्शन इनमें जनरली किसका देखने को मिलता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर और कौन कौन से आपके कैंड फूड्स हो गए, ठीक है, अनकुक्ड फ्रेश फूड are safe because they are eaten before the
टॉक्सिन हैड टाइम टू डेवलप व्हाइल इफ फूड्स आर कुक्ड द टॉक्सिन इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश फूड है अनकुक्ड और वो आपने खा लिया तो वो सेफ है क्योंकि टॉक्सिन अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट आपने उसी को कुक नहीं करा और आपने कुछ टाइम तक उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो उसमें से टॉक्सिन रिलीज होगा और वो जाके आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। अब यहाँ पर सारे बैक्टीरिया के खत्म हो गए, वायरस के खत्म हो गए। अब हम पढ़ते हैं फंगल इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, फंगस की वजह से जो आपका इलनेस होती है। ठीक है, फंगस की वजह से क्या होता है, जिनको आप बोलते हो माइकोटॉक्सिन, जो ये फंगस है ये क्या रिलीज करती है, माइकोटॉक्सिन रिलीज करती है। मैंने बताया था ना स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे, माइकोटॉक्सिन। तो जो फंजाई है वो कैसे टॉक्सिन रिलीज करती है, माइकोटॉक्सिन। मिलता कहाँ है, जनरली आपने देखा होगा ना ग्रेन्स में फंगस लग जाती है ना, ऑयल सीड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब में फंगस लग जाती है अगर आप इनको बहुत हाई ह्यूमिडिटी पे स्टोर करते हो। आपने देखा होगा अगर आप गर्मियों में, बहुत ज्यादा गर्मी है और आपने ऑरेंजेस को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, या फिर आपने ग्रेन्स को ऐसे ही रख दिया जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, नमी बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट में, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे आपने प्रॉपरली ड्राई नहीं करा उनको, हल्का नमी रह गई, उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रह गई, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें स्टोरेज अच्छे से करनी चाहिए टू प्रिवेंट द फंगल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, अल्फा टॉक्सिकोसिस। ठीक है, यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, ये अल्फा टॉक्सिन निकलता है बाय द फंजाई, फंजाई निकलती है। कौन सी फंजाई होती है, एस्परजिलस फ्लेवस। जो एस्परजिलस फ्लेवस फंजाई है वो अल्फा टॉक्सिन जो है वो टॉक्सिन को रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन के इफेक्ट क्या आते हैं, अगर आप इनको कंज्यूम कर लेते हो अल्फा टॉक्सिन को तो हेमोरेजिक सिंड्रोम्स आ सकते हैं, मतलब आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कंजप्शन कर रहे हो, अगर बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में ये टॉक्सिन सर्वाइव किया तो आपको लिवर ट्यूमर्स भी हो सकते हैं विच कैन बी द कार्सिनोजेंस। ठीक है, ये कैंसर कोज भी आपका कर सकते हैं। नाउ अब आप अल्फा टॉक्सिकोसिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। अल्फा टॉक्सिकोसिस एक डिजीज है, व्हेन यू कंज्यूम द अल्फा टॉक्सिन इन द बॉडी, उसको हम बोलते हैं अल्फा टॉक्सिकोसिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अब आपका सबसे ज्यादा टॉक्सिन किसमें मिलता है, सीरियल ग्रेन्स में। अगर आप प्रॉपर स्टोर कर लोगे, प्रॉपर ड्राई करोगे तो क्या इन्फेक्शन होगा, नहीं होगा ना, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर ड्राइंग करनी है, प्रॉपर स्टोरेज करनी है ग्रेन्स की। दूसरा आपको क्वालिटी कंट्रोल रखना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर आपका कितना होना चाहिए, परमिसिबल जो लिमिट्स है उतने ही आपका इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने चाहिए। दूसरा फंजीसाइड्स का आप यूज करते हो। ठीक है, यूज ऑफ फंजीसाइड्स as seed dressings to protect stored cereals and other food like pulses and potatoes against fungal invasion। तो आपको क्या करना है, फंजीसाइड्स का यूज करना है एंड दैट टू यूज्ड अंडर द परमिसिबल लिमिट्स और अलाउएबल लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास केमिकल फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। अब ये किससे होते हैं, फंगल में आपको दो ही याद रखने थे, अल्फा टॉक्सिन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको केमिकल्स का पढ़ते हैं, जब केमिकल्स के द्वारा इंटॉक्सिकेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, जिसमें आपके पास पॉइजनस केमिकल्स आते हैं जो कि फूड में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कैसे आपके टॉक्सिकेंट आते हैं फूड में। ए नंबर ऑफ सब्सटेंस कैन एंटर द फूड चेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड थ्रू देयर यूज एज अ ग्रोथ प्रमोटर्स और वेटरनरी थेरेप्यूटिक्स गिविंग राइज टू केमिकल रेसिड्यू। काफी बार आपका एनवायरनमेंट से भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं जो कि फूड में आ जाते हैं। सबसे पहले आपके हैवी मेटल्स आते हैं। हैवी मेटल्स के बारे में पहले हमने डिस्कस किया है, जैसे आपका मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड, कैडमियम, साइनाइड, ये सब हैवी मेटल है। जैसे आपने मैगी वाला केस पढ़ा था ना, जो लेड से कंटामिनेशन था, तो वो किस में आता है आपके पास, केमिकल सब्सटेंसेस में। अब अगर आप लेड खा रहे हो, पीबी बोलते हैं लेड को, अगर आप लेड खा रहे हो, अगर आपने वो मैगी खा ली तो वो कार्सिनोजेनिक थी ना, बॉडी में जाके कैंसर कोज कर सकती थी या इलनेस कोज कर सकती थी। तो वहां पे दिस इज आपका हैवी मेटल। ठीक है, तो हैवी मेटल में कौन से आते हैं आपके पास, एंटीमोनी, मरकरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड। दूसरा पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और कौन से फूड आते हैं, पेस्टिसाइड्स। अगर आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का ज्यादा यूज कर लेते हो तो वो क्या है, क्रॉप्स में चली जाती है और व्हेन यू कंज्यूम दैट क्रॉप्स,
उससे क्या हो सकता है, आपका केमिकल इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। सिमिलरली आपका हर्बिसाइड एंड फंजीसाइड, प्रिजर्वेटिव्स भी आपके ऐसे आते हैं, अगर आप प्रिजर्वेटिव्स को इंटेंशनली ज्यादा ऐड कर दिया, उनकी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ऐड कर देते हो, तो वहां पे इंटॉक्सिकेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड रेडियोन्यूक्लाइड्स, ठीक है, रेडियोन्यूक्लाइड्स तो सबसे ज्यादा आपका क्या करते हैं, आपका जीन ऑल्टरेशन करते हैं, ठीक है, जीन ऑल्टरेशन हो जाता है और डीएनए को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ के चांसेस भी रहते हैं। तो रेडियम न्यूक्लियोटाइड्स में आपके सीजियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, मोलिब्डियम, बैरियम, रुथेनियम, लैंथेनम एंड आयोडीन आइसोटॉप्स। तो ये सारे आपके हैवी आइसोटॉप्स है जो कि फूड में जाके इलनेस कॉज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको केमिकल्स की कैटेगरी में डाला है। अब ये केमिकल्स फूड में कैसे एंटर करते हैं, एक तो आपका एक्सीडेंटल कंटामिनेशन हो सकता है, जैसे आपका हैवी मेटल्स का हो गया, पेस्टिसाइड्स का हो गया, रेडियोन्यूक्लियोटाइड्स का हो गया। एक आपका इंटेंशनली जो हम ऐड करते हैं फूड में, जैसे मैंने आपको फूड कलर बताया था, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हम इंटेंशनली जान करके फूड में ऐड करते हैं ताकि फूड को हम प्रिजर्व कर ले, कलर को प्रिजर्व करें। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कलर्स ऐड होते हैं, फूड कलर्स, वो ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं जस्ट टू प्रिजर्व द कलर ऑफ द फूड, तो वो क्या आपका इंटेंशनली एडिशन है, तो वहां से भी आपके केमिकल्स आ सकते हैं। दूसरा, कंटेनर्स में से लीच हो सकते हैं, जैसे मान लो आपने क्या करा, कंटेनर को पेंट कर दिया, ठीक है, अब कंटेनर को पेंट कर दिया तो उसमें से क्या होता है, लीचिंग होने लग जाती है, तो कंटेनर्स में लीचिंग होने लग जाती है। जैसे आपका एसिड फूड है, ठीक है, एसिड फूड को आपने जिंक की गैल्वेनाइजेशन कर दी, उस पर जिंक की कोटिंग कर दी, तो उससे क्या होगा, एसिड फूड में से आपके जो हार्मफुल केमिकल्स है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड कंटेनर्स में से आपके हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो जिंक ही है, जिंक रिलीज हुआ एंड व्हेन यू कंज्यूम दैट केमिकल जो कि जिंक है, तो वो क्या करेगा, बॉडी में जाके हार्म कोज करेगा, है ना। अब उसके बाद ये क्या है, जो भी केमिकल्स है, ठीक है, केमिकल्स आपका इंटेंशनली ऐड हो सकता है और इनइंटेंशनली भी ऐड हो सकता है, जो कि आपका इन्वायरमेंट से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या होते हैं, जब आप केमिकल्स को यहाँ पे इंजेस्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या, आपका मेनली जीआई को इफेक्ट करता है, ठीक है, जीआईटी ट्रैक को इफेक्ट करता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी आपका इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सिम्टम्स क्या है, नोजिया, हेडेक, कन्वर्जन, जीआई इरिटेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वोमिटिंग, डायरिया, पेलोर, ब्लड विजन, स्वेटिंग एंड कोलैप्स, ठीक है। दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ये जो केमिकल कंटामिनेशन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, देखो यूटेंसिल से आ रहा है, ठीक है, जब आप गैल्वेनाइजेशन कर रहे हो, जिंक निकल कर आ रहा है, केमिकल्स में लीचिंग हो रही है, तो क्या करो, यूटेंसिल्स को और कंटेनर्स को यूज मत करो जिसमें से लीचिंग हो जाए। कलर्ड पेस्टिसाइड्स एंड प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। कंटामिनेशन आप जब आपको क्या करना है, इंसेक्टिसाइड्स जो आपके हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो यूज तो करने हैं, बट वो किस में यूज करने हैं, परमिसिबल लिमिट्स में, जो आपकी फसाई ने गाइडलाइंस दे रखी है उसमें क्या करना है आपको, उनको लिमिट में यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन है उसको प्रिवेंट करना है, जो भी आपके डेंजरस एडिटिव है जैसे सोडियम निकोटाइन, निकोटिनेट, ठीक है, ये क्या करता है, आपका कैंसर कोज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक होता है, तो इन एडिटिव्स को नहीं यूज करना है। एजुकेट करना है, ठीक है, लोगों को ज्यादा अवेयर करना है। दूसरा, यहाँ पे जो भी आप एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हो, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, ये सब क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है अंडर द परमिसिबल लिमिट। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इंटॉक्सिकेशन एंड फंगल इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पर हमारा फूड बॉर्न इन्फेक्शन और फूड बॉर्न इलनेस खत्म होती है। इन्फेक्शन, आपका इन्फेक्शन पढ़ा हमने, इंटॉक्सिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस के बारे में डिस्कस कर लिया, इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया एंड केमिकल टॉक्सिकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको फूड बॉर्न इलनेस का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।